प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। क्या कहती है जनता, क्या है उन जनता की उम्मीद आने वाले चुनाव को लेकर, क्योंकि पिछले 10 साल भाजपा का कैसा शासनकाल रहा और उससे पहले कांग्रेस का शासनकाल था। क्या उम्मीद इस 10 साल में लोगों को इस भाजपा सरकार से थी, क्या आने वाली सरकार से उम्मीद इन लोगों को रहने वाली है? बात करते हैं। ये वो महिलाएं हैं जो अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए कमाती भी हैं, अपने परिवार को चलाती भी हैं और एक गृहिणी होने के नाते अपने जो अपना मत है उसका सही उपयोग भी करती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर महिला चाहती है कि वह स्वतंत्र हो और स्वतंत्र के साथ वह अपना जो वोट हो वो एक ऐसी पार्टी को दे जो उनके हर वादों पर खरी उतर सके। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता सौरथ है। सुनीता जी, क्या देखते हैं कि पिछला 10 साल भाजपा का रहा, क्या उम्मीद इस सरकार से थी, किस तरह आप आने वाले चुनाव को लेकर भी देख रहे हैं? देखो, उम्मीदें तो हर सरकार से होती है, जो भी न्यू सरकार बनती है। लेकिन हमारी एक जब भाजपा सरकार बनी तो इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हर किसी को थी, नव युवा यूथ को या महिलाओं को या आने वाली ये जो जनरेशन है उन सबको। लेकिन सर, हमने भी एक वोट एक मोदी यानी कि हमने एक माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री जी को देख के ही, चेहरा देख के ही दिया था। लेकिन 5 साल जो गया और 5 साल जो चल रहा है फिलहाल, और अब जो बनी है सर, तो उसमें तीसरे टर्म की जो सरकार बनी है अब, तो पहली में मतलब जो फर्स्ट में बनी उस काम में और इस काम में बहुत डिफरेंट है सर। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से पहले 5 इयर्स 10 इयर्स जो काम करा, इस ईयर्स इन्हीं 5 इयर्स भी यही काम हो। लेकिन सर ऐसा नहीं है, क्योंकि काफी चीजें उन्होंने खराब कर दी हैं, जैसे लेके कि यूथ की जो भर्तियां हैं उनको लेके बेरोजगारी थोड़ी सी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगी कि महिला सशक्तिकरण को, जिसमें मैं काम करती हूँ और जिसमें मेरी महिलाएं काम करती है, उसमें बहुत बढ़ावा दिया है। महिला सशक्तिकरण को भाजपा सरकार में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। आप देख ही सकते हो कि मैं एक प्रोजेक्ट को चलाती हूँ, जो कौशल विकास, जिसको प्रोजेक्ट कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, ये कौशल विकास प्रोजेक्ट से ही एक सपना उनका साकार होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिससे मैंने घर चलाना सीखा और मैंने हजारों महिलाओं को घर चलाना इसी प्रोजेक्ट के तहत सिखाया है। तो सर, ये मेरे लिए तो इस सरकार का बहुत बेनिफिट है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन पाई हैं और हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। और जिस तरीके से मैं 9 से 13-14 हजार महिलाओं को मैं सशक्त कर पाई हूँ, तो ये इसी भाजपा सरकार के शासनकाल में कर पाई हूँ। और आप देख भी रहे होंगे कि मेरी महिलाएं मेरे साथ कमा भी रही हैं, अपना घर भी चला रही हैं, हजारों महिलाएं काम कर रही हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आपने एक अच्छी बात कही कि महिलाओं के प्रति सरकार थोड़ी सजग होती हुई दिखाई देती है। परंतु अगर हम बात करें रोजगार की तरफ, क्योंकि जो कल बजट पेश हुआ उसमें कहीं ना कहीं रोजगार पे बहुत ज्यादा फोकस रखा गया, तो किस तरह आप देखते हैं कि आने वाला जो युवा इस रोजगार की तरफ जाएगा, तो सरकार और युवा को किस तरह आप देख रहे हैं? क्योंकि 18 साल का युवा पहली बार मत डालने के लिए निकलेगा, तो कितना फायदा इस जनरेशन को इस बजट से मिलने वाला है? सर, एक यूथ की हम कहेंगे तो वो इस टाइम बेरोजगार है। और अगर जिस तरीके से बजट पास किया गया है उस तरीके से तो आप देख रहे हो सर, एक नीली है। क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा हमारा जो आज का यूथ है, एक 10th करके +2 करके कहता है कि मैं फौज में लगूंगा। वो कहता है कि मुझे कहीं ना कहीं का रोजगार मिल जाए। एक माँ भी मजदूरी करके जब बच्चे को पढ़ा देती है, बड़ा कर देती है, तो कहते हैं मेरा बेटा कमाने लायक हो गया। आज सर आप देख रहे होंगे हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर गली में आज चाहे 25 साल का लड़का है और चाहे वो 28 साल का लड़का है, आज बेरोजगार घूम रहा है, गुंडागर्दी की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो इसमें थोड़ा सरकार को सोचने की जरूरत है कि उस तरीके का बजट और उस तरीके की चीजें लाई जाएं जो हमारे आने वाले यूथ, आने वाली जनरेशन के लिए सही साबित हो। जिस तरह लगातार विधानसभा चुनाव में लोगों की उम्मीद सरकार से जुड़ी हुई होती है, क्या उम्मीद रहती है कि आने वाले चुनाव में आप देखते हैं कि इस सरकार में किस तरह की असुविधाएं या सुविधाएं आपको मिली हैं? क्या लगता है, क्योंकि आप एक गांव से आते हैं, किस तरह की व्यवस्था गांव में रहती है? देखो, हम कहे जाए तो हमारे इधर जो ये सुविधाएं काफी कम है। और घर को देख के लाइट वगैरह भी नहीं होती टाइम से, पानी भी टाइम से नहीं आता। काफी चीजें ऐसी होती हैं जो पानी से और बिजली से बहुत, ये तो मेन चीज ही होती है, ये भी हमको टाइम से नहीं मिलती है ना। अगर हॉस्पिटल में देख के चलें तो हॉस्पिटल में कुछ तो ऐसी सिस्टम में है जो अभी तक यहाँ पे मशीन्स वगैरह होती हैं, जरूरत पड़ती है हमको, जो यहाँ दूर दूर जाना पड़ता है। कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ मशीन्स वगैरह के लिए काम होता है, आगे बंदा इतना परेशान रहता है, दूर दूर जाने के लिए भेज देते हैं। यहाँ भी कोई सुविधा नहीं है हमारे हॉस्पिटल से लेके। और फिर क्या कहते हैं, बिजली वगैरह भी टाइम से नहीं आती, और हम इतने पढ़े लिखे होके भी उनके कोई वो नहीं कर पाते अपने लिए। कोई बेरोजगार वगैरह जॉब के लिए जाना पड़ता है हमको।
तो किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि एक आम लोगों के लिए जैसे आपने बताया कि बिजली समय पर नहीं मिल पाती है, अधिकारियों का किस तरह आप देखते हैं कि रवैया कैसा रहता है, कभी आप कंप्लेंट करने जाते हैं तो? ये ना, बस जाते हैं हम तो बोल देते हैं कि आगे से ही वो चीज नहीं हो पा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं। सुनवाई नहीं कर पाते सुनवाई नहीं कर पाते हैं ठीक से। काफी बंदे इकट्ठे होके भी जाते हैं, पर वो सुनते नहीं है इस चीज के लिए। हम तो यही सोचे कि आगे बिजली लाइट वगैरह और ये हॉस्पिटल की सारी ये जो दिक्कतें हैं, ये आगे पूरी हो, एजुकेशन से लेके सारी जो हमें दिक्कत आती है। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार के अधिकारियों की लापरवाही भी सरकार में देखी जा सकती है। पकड़ होनी चाहिए। आम व्यक्ति जब अपनी शिकायत लेके वहां पर पहुंचता है तो उनको उस चीज का रिवर्ट भी तुरंत मिले, ऐसी उम्मीद आम लोग कहीं ना कहीं सरकार और अधिकारियों से करते हुए नजर आते हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि जो सरकार है, सरकार से किस तरह से एक महिलाओं को उम्मीद रहती है, उनका क्योंकि किचन का काम भी रहता है, परिवार को संभालना भी रहता है। किस तरह आप उम्मीद करते हैं, क्या क्या चीजें किचन के लिए सस्ती होनी चाहिए? हम तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारा सिलेंडर ये सब्जी वगैरह पे जो महंगाई बढ़ रहा है, कोरोना से पहले जो महंगाई नहीं थी, आज का रोजगार ये है कि पेट्रोल डीजल सारी चीजें बढ़ी हुई हैं। तो ये महंगाई के कारण देखो कितनी महंगाई से बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम गृहिणियां हैं कि जो कि हम बाहर निकले हुए कि थोड़ा घना हम रोजगार करते हैं, तब हमारा जाके घर पलता है। तो इस महंगाई पे भी सरकार अपनी रोकथाम लगाए, जो कि पेट्रोल डीजल के भाव या सब्जियों के सिलेंडरों के पहले सब्सिडियां वगैरह दिया करती थी सरकार, अब ऐसी कोई भी सब्सिडी नहीं दे रही है। और गरीब महिलाओं के लिए तो सबसे ज्यादा वो है, गवर्नमेंट ने ठेके तो जगह जगह खोल रखे हैं, कहीं पे क्या दुकान खोली है सरकारी, जिससे कि गवर्नमेंट राशन दे सके। एक दारू पी के तो आदमी महिलाओं को मार रहा है, अत्याचार कर रहा है, वहां भी तो हमारी गवर्नमेंट की ही साजिश होती है महिलाओं को पिटवाने के लिए। यदि गवर्नमेंट को राशन देती है तो उसमें भी 4 डॉक्यूमेंट फालतू मांग रही है आज के टाइम में। तो मैं यही गवर्नमेंट से अपने वो करना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट कृपया करके इस चीज पे रोक लगाए, दारू पे या महंगाई पे थोड़ा रोक लगाए, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं हर महिला अपने परिवार को संभाल के रखना चाहती है, परंतु अगर हम बात करें आगे जिस तरह महिलाओं के लिए या फिर आने वाली सरकार, जो क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव है, चुनाव में किस तरह आप देखते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने के लिए निकलेंगे? एक तो राशन के लिए, क्योंकि राशन पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई होती है, वहाँ झगड़े भी होते हैं। जैक जुगाड़ का काम चल रहा है, जैक से ही सारे कार्ड जमा होते हैं। जो गरीब महिलाएं हैं या जेंट्स हैं, वो अपना राशन पूरा ले नहीं पाते और कह देते हैं कि खत्म हो गया राशन। एक तो इस पे रोकथाम लगाई जाए। एक जो ये सरकार फ्री का राशन दे रही है, इसकी वजह अगर नए युवाओं को वो रोजगार दे, वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वो कमाने के लिए निकलेंगे। युवा जो फ्री का राशन खा रहे हैं, उससे वो उसे बेच के 10, 20, 30 रुपए का पौवा ले आते हैं, उसे पी के घर में पड़े रहते हैं और लेडीजों को मारते हैं। लेडीजों की तो यही परेशानी है कि उन्हें इस परेशानी से छुटकारा मिले और उनके पतियों को रोजगार मिले। देखिए, कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी बात आती है, रोजगार बहुत जरूरी है। हर महिला एक रोजगार की तरफ बढ़ती है, क्योंकि अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप जिस तरह आपने देखा, क्योंकि पिछला 10 साल भाजपा का रहा, क्या उम्मीद थी आपको कि ये काम पहले होंगे, या आने वाली सरकार से आप ये उम्मीद कर रहे हैं? सर, मैं तो सरकार से यही उम्मीद करना चाहती हूँ कि ये जितने भी ठेके चल रहे हैं गांव में, शहर में, इन ठेकों को बंद कराए। घर के जो भी है, घर में दारू की वजह से इतनी लड़ाई होती है, कितने घर बिगड़ चुके हैं। महिला कितनी बेचारी अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाती है, क्योंकि घर वाले उसका नहीं निखरने देता है, दबाव में रखता है। इसलिए मैं तो यही उम्मीद करूंगी, ज्यादा से ज्यादा दारू बंद कराई जाए। दारू बंद कराई जाए, क्योंकि परिवार कहीं ना कहीं एक बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप देखते हैं, क्योंकि आप खुद भी एक युवा हैं, सरकार से किस तरह की उम्मीद रहती है? रोजगार के लिए बात की जाए, शिक्षा के लिए बात की जाए, या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बात की जाए, किस तरह से उम्मीद आपको रहती है? सर, मैं कहना चाहूंगी कि जो आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट पेपर्स के ऊपर जो इतना डिफिकल्टी बढ़ गई है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है, थोड़ा सा इस कंपटीशन को भी कम करा जाए। कई बार ये कहते हैं कि एससी लोगों को छूट मिलती है, जनरल को नहीं मिलती, तो ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए। जैसे मोदी सर ने सभी को इक्वल करा है, सभी को बराबर करा है, बट मैं ये चाहूंगी कि इन पेपर्स में थोड़ा सा कम छूट मिले बच्चों को, ताकि वो आसानी से थोड़ा सा अपना रोजगार की तरफ ध्यान बढ़ा सके। क्योंकि देखिए, आप युवा भी हैं, आपसे एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, क्योंकि जब बच्चा पढ़ने के लिए निकलता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि शिक्षा बहुत महंगी है। किस तरह उम्मीद करते हैं कि शिक्षा में किस तरह का बदलाव किया जा सके, ताकि हर बच्चा शिक्षा अच्छी ले सके?
सर एक्चुअल में ना ये कहा जाता है, जैसे मानो हम कहीं भी अगर एडमिशन लेने के लिए जाते हैं कि भाई स्कॉलरशिप मिलेगी, एक सबसे मेन ये होता है कि स्कॉलरशिप टाइम से नहीं मिलती। कई बारी बच्चा अगर अपनी पढ़ाई पास आउट कर भी रहा है, कॉलेज पास आउट कर रहा है, तो उसको स्कॉलरशिप तब तक भी नहीं मिलती। तो मैं ये चाहूंगी कि अगर स्कॉलरशिप का अगर बेसिस पे आप अगर एडमिशन कराते हो या स्कॉलरशिप हमारे लिए बनाई गई है, तो सभी बच्चों को इक्वल स्कॉलरशिप दी जाए, ताकि वो गरीब बच्चा जो है वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार स्कॉलरशिप की तरफ ध्यान दे, क्योंकि गरीब बच्चा अच्छी शिक्षा ले सके। और भी हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं पर भी, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव आएगा तो स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, किस तरह और बेहतर की जा सकती हैं स्वास्थ्य सेवाएं? क्या कुछ अभी परेशानी आती है सरकारी अस्पताल में आपको? सर सरकारी अस्पताल में एक तो हम जब जाते हैं तो हमें कम से कम, हम जब सुबह मॉर्निंग में जाते हैं तो हमें शाम हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि भाई जो भी, जिसको सबसे ज्यादा कि भाई मेरे को ये वाली मतलब प्रॉब्लम है, तो हम सबसे पहले जाके हमारा नंबर आया जाए, जो भी हमारे साथ जो भी सिचुएशन हो रही है उनको हॉस्पिटल वाले जल्द से जल्द गौर करें, क्योंकि कई बार तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वहां पे जाके हम अपनी मतलब की तबीयत को लेकर जाते हैं, बट दुगनी क्या नाम है कंडीशन खराब हो जाती है हमारी। तो हमें टाइम पे जो हमारा इलाज है वो टाइम पर हो। अगर मैं बात करूं दवाइयों की, तो क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयां भी नहीं मिलती हैं समय पर, किस तरह आप देखते हैं? क्योंकि दवाइयों की जो किल्लत रहती है, उससे क्या लगता है कि बाहर से दवाइयां जब लेने के लिए जाते हैं कितनी परेशानियां आती हैं, क्योंकि सरकारी सुविधाएं पूरी नहीं मिल पाती हैं? सर जब हम बाहर से दवाई लेने जाते हैं, एक तो सर दवाइयां इतनी महंगी आती है कि हम नहीं ले पाते, क्योंकि जहां तक है कि हमारा बजट ही नहीं है कि हम इतनी दवाई खरीद सकें। तो बस यही है सर, थोड़ा सा मतलब कि गरीब आदमी के लिए थोड़ा वो कर दिया जाए, हाँ जी, छूट कर दिया जाए। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ शिक्षा की भी बात हो चुकी, स्वास्थ्य की भी बात हो चुकी। अगर मैं बात करूं, महिलाएं और भी हैं, किस तरह आप देखते हैं? क्योंकि एक रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत चीजें ऐसी रहती हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए चाहिए। किस तरह आपको उम्मीद रहती है हर सरकार से कि उनके लिए ये बेहतर हो सकता है? सर एक तो ये, जैसे ये अब ये युवा है, इनको नौकरी नहीं मिल रही है, अब हमको भी घर से बाहर जाके कमाना पड़ता है, तो उनको भी नौकरी, कंपनी वाले भी नौकरी नहीं देते हैं। और जैसे कंपनी में जेंट्स जाते हैं उनको देते भी नहीं, और जैसे नॉर्मल वो शहर को दे देते हैं, लोकल एरिया वालों को नौकरी नहीं मिलती, तो सबको नौकरी मिलनी चाहिए उसके बेस पे। और सरकार से राशन भी मिलने लगता है, इसमें 2 लीटर तेल भी जोड़ दिया, इससे आदमी ना तो बाहर जाने कमाने के लिए जाते, बोलते हैं राशन घर पे मिल रहा है, तेल भी मिल जाता है, तो लोगों को कमाना क्या पड़ेगा, क्योंकि तेल भी सब काम। और सब्जी इतनी महंगी हुई, टमाटर 100 रुपए किलो। हम जैसे लोग जो बाहर कमा रहे वो तो खा लें, जो घर में है गरीब है वो 100 रुपए किलो टमाटर कैसे ले लेंगे? देखिए, अगर सबसे बड़ी बात आती है कि आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो राशन है एक वर्ग के आधार पर दिया जाए, जो बहुत करीब है उस परिवार को मिले। अगर मैं इसी में एक बात करूं, क्योंकि शिक्षा एक बहुत जरूरी कदम होता है, स्वास्थ्य एक जरूरी कदम होता है, एक ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए एक सुगम बनाने के लिए सरकार ने एक पहल की है हैप्पी कार्ड की। किस तरह आप देखते हैं, कितना फायदा इससे मिला है? क्या आपने बनवाया, या फिर उससे कितना नुकसान या कितना फायदा सरकार को होगा? अभी सर जैसे हैप्पी कार्ड बने तो जैसे सरपंच आगे, जैसे सरपंच है वो किसी को बताते नहीं गांव में। अभी सर पृथला में पता भी नहीं चली कि हैप्पी कार्ड भी बन रहे हैं, कोई किसी को बताता भी नहीं, जाओ तो पूछने बनाते नहीं है। अभी तो ऐसा रूल चल रहा गाँव में। अच्छा, हाँ देखिए, जो सरकार की जो स्कीम है, जो सरकार की जो ऊपर से चलाई हुई गई योजनाएं हैं, उन पर ना तो प्रशासनिक अधिकारी आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ना ही जो गांव के चुने हुए नुमाइंदे हैं वह आम लोगों तक इन चीजों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहरहाल, आने वाला विधानसभा चुनाव किस तरह अपना रंग बदलेगा, किस तरह अपनी करवट बदलेगी,